हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए जैव अणु का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें चर्चा किया जाएगा डाइसैकेराइड्स के बारे में। इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? ग्लूकोज की रिएक्शंस के बारे में कि कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो ग्लूकोज दिखाता है, और कौन कौन सा ऐसा टेस्ट है जो ग्लूकोज नहीं देता है, उसको भी आपने जाना है 2,4-DNP टेस्ट में। जो 2,4 उसको भी लिख लेंगे, जगह हो आपके पास, कि ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं देता है, ग्लूकोज सीफ टेस्ट सीफ परीक्षण नहीं देता है, सोडियम बाईसल्फाइड परीक्षण नहीं देता है, और 2,4-DNP टेस्ट आपने पढ़ा था, वो भी नहीं देता है ग्लूकोज। जो 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रेजीन वाला जो टेस्ट होता है, ये भी नहीं देता है। ये उनके साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है ग्लूकोज। इससे स्पष्ट होता है ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, आज देखें, आज आप पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में। डाइसैकेराइड क्या होते हैं? ये दो मोनोसैकेराइड के अणुओं से मिलकर बने, या ऐसा कहें, ये दो मोनोसैकेराइड के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और इनमें जो दोनों मोनोसैकेराइड के अणु होते हैं वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। इसकी चर्चा की जाएगी। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, इसकी चर्चा की जाएगी कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है। तो दोनों मोनोसैकेराइड के अणु आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि सुक्रोज जल अपघटन के द्वारा दो मोनोसैकेराइड का अणु देता है, ये भी कह सकते हैं। यही बात, सुक्रोज नहीं यार, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड जल अपघटन के द्वारा दो मोनोसैकेराइड के अणु देता है। अच्छा देखिए, यही लिखा है कि डाइसैकेराइड में दो मोनोसैकेराइड के अणु आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, या डाइसैकेराइड ऐसा भी कह सकते हैं कि डाइसैकेराइड जल अपघटन के द्वारा दो मोनोसैकेराइड का अणु उत्पन्न करता है। तो देखो, इसमें सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल तो बहुत है डाइसैकेराइड की जो आप पढ़ेंगे। आप क्या क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं? सुक्रोज पढ़ना है आपको, माल्टोज है, और कौन है? लैक्टोज है। सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। सुक्रोज क्या देता है? ग्लूकोज फ्रक्टोज देगा। माल्टोज दोनों ग्लूकोज देता है, और ये ग्लूकोज गैलेक्टोज या गैलेक्टोज ग्लूकोज कह सकते हैं। तो ये दोनों मोनोसैकेराइड का मतलब जो ये उत्पन्न करेगा, माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज को उत्पन्न करता है, और अल्फा डी ग्लूकोज दोनों होंगे ना, आपस में समान होंगे, और यहाँ पे ग्लूकोज फ्रक्टोज होगा, वहाँ पे ग्लूकोज गैलेक्टोज होगा। इस आधार पे डाइसैकेराइड को भी बांटा गया है, सम डाइसैकेराइड विषम डाइसैकेराइड की। अगर मोनोसैकेराइड के अणु दोनों समान है, मोनोसैकेराइड के अणु जो है, अणु अगर आपस में समान होंगे तो उन्हें सम डाइसैकेराइड कह सकते हैं, और डिफरेंट होंगे तो क्या कह सकते हैं? विषम डाइसैकेराइड। ऐसा समझना है आप। सबसे पहला एग्जाम्पल आपका सुक्रोज का होगा। जो सुक्रोज होगा वो जल अपघटन के द्वारा, ठीक है, या एंजाइम हो तो भी हो जाएगा। सुक्रेज एंजाइम होगा तो भी टूट सकता है सुक्रोज। इसमें क्या है, या तो एंजाइम हो या तो जल अपघटन कराइए आप। तो यही है कि जल अपघटन के द्वारा सम मोलर मतलब समान मात्रा में क्या देता है? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज कह सकते हैं, और क्या देता है? बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज देगा, बीटा डी फ्रक्टोज देगा। यही है सुक्रोज आपका C12H22O11। इसका जल से क्रिया कराएंगे, अम्ल हो या एंजाइम हो, जो भी हो, उनकी उपस्थिति में क्या होगा? ये ग्लूकोज C6H12O6 के दो अणु उत्पन्न करता है, जिसमें से एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कौन सा ग्लूकोज? अल्फा डी ग्लूकोज, और कौन सा फ्रक्टोज? बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज। आपको बता दें, जो सुक्रोज होता है ना, उसका विशिष्ट घूर्णन, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, कि कितना वो घुमाता है। तो घुमाता है +65 डिग्री, मतलब ये 65 डिग्री राइट में घुमाता है। तो अगर राइट में घुमाएगा तो कौन सा पदार्थ होगा? इसका विशिष्ट घूर्णन इतना है, 65 डिग्री है, प्लस में राइट में घुमाएगा, तो ये होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसके जल अपघटन से आपको ग्लूकोज मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है। ग्लूकोज आपको पता है प्लस होता है, ये भाई ये तो पॉजिटिव होता है, ये प्लस में घुमाएगा, और ये कहाँ होगा? ये तो डेक्स्ट्रो होगा, ये लीवो होगा। और ये डेक्स्ट्रो का मतलब राइट में घुमाएगा ना, कितना राइट में घुमा रहा है? +52.5 डिग्री। अरे लगाए थे।
अच्छा देखो ध्यान से, यही बात है इसका। देखो ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन कितना होता है, +52.5 डिग्री। मतलब ये इतना राइट राइट में घुमाएगा और ये इतना लेफ्ट में घुमाएगा। ये डेक्स्ट्रो है, इसके जल अपघटन से ग्लूकोज फ्रक्टोज मिल रहा है। ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन कितना है, इतना 52 डिग्री राइट में घुमा रहा है, और ये 92 डिग्री लगभग कहाँ घुमा रहा है, लेफ्ट में। ठीक है, तो जो मिक्सचर होगा वो किधर घुमाएगा, देखो ये होगा डेक्स्ट्रो, ये होगा लीवो, लेकिन दोनों का मिक्सचर कैसा होगा भाई, यही होगा, क्योंकि ये ज्यादा घुमा रहा है ना लेफ्ट में, इसकी वैल्यू ज्यादा है। ये मिक्सचर रिजल्ट में क्या होगा, लीवो रोटेटरी। ठीक है, इसी बुक को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। ये शुगर है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर, शर्करा का प्रतीपन, इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है, क्या है, आप चाहे लिखने के बाद इसको लिख सकते हैं ठीक है, इसको बोलते हैं शर्करा का प्रतीपन। क्या है, लिखते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक शर्करा का, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक शर्करा का शर्करा का वाम ध्रुवण घूर्णक, इसको क्या बोलते हैं, लीवोरेटेटिव, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, वाम ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक उत्पाद मिश्रण, उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन इन्वर्जन ऑफ शुगर कहलाता है, शुगर कहलाता है। और ऐसे शुगर को इनवर्ट शुगर कहा जाता है, शुगर कहा जाता है। तो यही देखो कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक शर्करा का अगर वाम ध्रुवण घूर्णक उत्पाद मिश्रण में, भाई ये प्रोडक्ट मिक्सचर है, ये मिक्सचर है ना, तो उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन होता है, तो उसी बात को आप क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर। ये हो गया। अब इसके बाद अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात की जाएगी, मैं बात करूंगा पहले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तब वही बनाया जाएगा ना भाई। सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज से बना है, जुड़ेंगे आपस में कौन से बॉन्ड के द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। उसकी चर्चा पहले कर लिया जाए। तो देखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, दो मोनोसैकेराइड, कैसे दो ना लिखे आप लोग, दो से अधिक भी हो सकते हैं ना, उसमें क्या है, मोनोसैकेराइड के अणुओं के बीच से, ऐसा लिखो, अणुओं के बीच जल के निष्कासन के पश्चात, मोनोसैकेराइड अणुओं के बीच जल के निष्कासन के पश्चात बनने वाले ऑक्साइड बंध को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हिंदी बंद हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बंध कह सकते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से, कौन कौन से मोनोसैकेराइड के अणु यहाँ के लिए होंगे, वो होगा क्या, अल्फा डी ग्लूकोज होगा। अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए,
इस प्रकार से बनता है ना अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ OH रहेगा, यहाँ OH, यहाँ OH, इधर OH होता है, और यहाँ भी क्या होता है CH2OH, एच एच रहता है, एच रहता है, और इधर एच। ये क्या है आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज। और इसके बाद क्या होगा बीटा डी फ्रक्टोज, मान लीजिए लिख दिया बीटा डी फ्रक्टोज को नीचे बना दिया गया। इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसका बनाए आप, क्या होता है OH, OH ऊपर कर लें, OH CH2OH, और क्या बनाएंगे ये OH, ये OH, ये H CH2OH, यही बनता है ना, ये बीटा डी फ्रक्टोज है, माइनस भी कह सकते हैं बीटा डी फ्रक्टोज। जानते हैं इनके बीच में क्या होता है, ये इसका देखो यही पहला कार्बन है, ये इसका पहला कार्बन है, यहां से ना ये इसका पहला दूसरा कार्बन, तो इसके बीच से इसका OH और इसका OH संपर्क में आते हैं, इनके बीच से निकल जाता है जल, और जब जल निकल जाएगा ना तो ये आपस में O के द्वारा जुड़ जाते हैं, यही एक ऑक्सीजन बचेगा भाई, H2O निकलेगा तो एक ऑक्सीजन बचेगा, उसी के द्वारा जुड़ जाते हैं, और इनके बीच में इस प्रकार से बॉन्ड बनता है। ऐसे बाकी सब स्ट्रक्चर छाप लेंगे ना, बस इसको ऐसा कर लीजिएगा आप लोग। बाकी पोजीशन सेम रखें, CH2H हो जाएगा, और यहाँ क्या रहेगा, यहाँ H हो जाएगा, इधर OH, इधर OH हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, CH2OH, H भी कर ले सकते हैं आप लोग ना, H H H यहाँ भी कर लेंगे, इधर क्या है ये OH है, यहाँ H था, H कर लेंगे, यहाँ OH H, ये क्या होगा CH2OH H होगा। अभी देखो जल के निकलने के बाद यहाँ पे कौन, इस लिंकेज को आप क्या बोलने वाले हैं, O से जुड़ा है ना, इसको आप बोलेंगे ऑक्साइड लिंकेज। जगह नहीं है यहाँ पे, जो बातें मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ लिखना है आपको पूरा ना, इसको क्या बोलेंगे ऑक्साइड लिंकेज, ऑक्साइड लिंकेज। कौन कौन सा नाम है, इसी को आप क्या बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा एक चीज बता दूं मैं आपको, ये भाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना, कौन सा वो भी नाम लिखेंगे, कौन सा अल्फा, हाँ जो भी है, देखो ये ऑक्साइड लिंकेज, इसको आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये लिंकेज नहीं है, जैसे यहाँ पे आपने दो प्रकार का लिंकेज पढ़ा है, एक एसिटल लिंकेज पढ़ा है, एक ना यही पढ़ा है ना एसिटल लिंकेज, हेमी एसिटल। ये स्ट्रक्चर हेमी एसिटल है, क्यों जानते हैं, क्योंकि इसमें OH का लिंकेज है, और किसका लिंकेज है ईथर का, COH है और COC, ईथर का लिंकेज OH का लिंकेज है, एसिटल है। ये लिंकेज भी कैसा है, OH का लिंकेज है, और कौन सा है, अरे ईथर का लिंकेज है यार। ये जो कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, ये भी एनोमेरिक कार्बन था, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे पहला है। एनोमेरिक कार्बन जो देखें, यहाँ पे ये एसिटल लिंकेज था, और यहाँ पे भी ये एसिटल लिंकेज है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ना एसिटल नहीं यार, हेमी एसिटल यार, ये हेमी एसिटल लिंकेज दोनों जगह। लेकिन यहाँ पे जो लिंकेज नहीं है, एक ये तो ईथर वाला लिंकेज है, और नीचे भी कौन सा लिंकेज है, अरे यार आपने एसिटल में क्या लिखा है, डाई एल्कोक्सी होता है, दो अगर ईथर लिंकेज होंगे तो वो एसिटल लिंकेज होता है। यहाँ पे वही देखें आप, जैसे ये एक ईथर लिंकेज है, इसके बाद दूसरा ईथर लिंकेज यहाँ है, ऐसे यहाँ भी दूसरा ईथर लिंकेज है, तो आपको क्या, आप इसको क्या बोलने वाले, कौन सा लिंकेज है, ऑक्साइड नहीं है, ठीक है, ऑक्साइड ऑक्सीजन से जुड़े ऑक्साइड लिंकेज कहा जाता है, वह ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। लेकिन ये कौन सा लिंकेज, जैसे ये हेमी एसिटल लिंकेज है, और ये कौन सा लिंकेज है, एसिटल लिंक। अब इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम भी दे सकते हैं, जो भाई लिखा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, ये अल्फा है, और ये पहला कार्बन था, ये कौन सा है दूसरा कार्बन, ये अल्फा था, ये बीटा था, आप बोल सकते हैं अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इसके पहले क्या कर सकते हैं आप, इसके पहले बोल देंगे अल्फा बीटा 1,2
इसके आगे इसको छाप सकते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां लिखना है इसको उठा के, फटाफट लिखिए। देखो ध्यान से, जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं था, इसी का एक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी में कौन सा स्ट्रक्चर दिया गया है? आप लिख सकते हैं ग्लूकोज की क्या है संरचना है, बता देना। अब ग्लूकोज की नहीं, सुक्रोज की संरचना है। सुक्रोज की स्ट्रक्चर है कि उसमें अल्फा डी, ये है वास्तव में तो ये स्ट्रक्चर है। यहाँ दिखा है कौन कैसे कैसे जुड़ता है, वास्तविक स्ट्रक्चर ये है। आप चाहे यही बना के हट जाइए, डायरेक्ट याद है यही बना के हटिए। ये तो मैं थोड़ा सा बता दें कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब इसमें देखो क्या होगा, एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया गया है वहां पे ना इस स्ट्रक्चर को पलट के लिया है। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज को लिखा है वैसे ही, ये अल्फा डी ग्लूकोज ओ एच ओ एच ओ एच, यहाँ पे ओ एच था, यहाँ पे लिख लेंगे CH2OH। इसके बाद देखिए एच लगा लेंगे, अपना एच लगा लीजिएगा जहां जहां वैलेंसी खाली है। इसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज या डी प्लस ग्लूकोज, जो भी कहें। और बीटा डी फ्रक्टोज को ना पलट के यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूसरे कार्बन, ये पहला कार्बन है, उसका दूसरा कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व होना चाहिए, इसके लिए इसको पलट के यूज करते हैं। जब पलटेंगे तो OH, हाँ ये वाला, ये इधर पलटेगा तो यहाँ OH नीचे आ जाएगा, CH2OH ऊपर हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो वहाँ पे CH2OH नीचे हो जाएगा, H ऊपर, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम रहेंगे, OH OH। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये होगा बीटा डी फ्रक्टोज। जब यहाँ से देखो जेल निकलेगा ना, जैसे मान लीजिए OH OH समीपवर्ती, ये पहला, देखो यहाँ पे पहला दूसरा ये होगा, और यहाँ पे पहला कार्बन, तो दोनों का जो है, ये पहले कार्बन को OH, दूसरे कार्बन को OH परस्पर संपर्क में आएंगे, तो इनके बीच में ये कैसे जुड़ जाएंगे, इस प्रकार से इनको जोड़ लीजिए। आप इनको इस प्रकार से जोड़ लीजिए, H2O निकाल के जोड़ लो। इसको भी आप बोलेंगे क्या, अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइक, ये बॉन्ड जो होगा उसको आप क्या बोलने वाले हैं, अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अगर नाम देना है तो अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा आपको बता दें, यहाँ पे देखो जो एल्डिहाइड होता, जो ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है, उनमें पहला ही कार्बन मुख्य क्रियात्मक समूह, ये जो यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन नहीं है, यही मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन होता है। यहाँ पे पहला कार्बन मुख्य क्रियात्मक समूह का होता है, और यहाँ पे दूसरा कार्बन मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन। तो अगर देखें, अगर डाइसैकेराइड ट्राइसैकेराइड, मतलब चाहे जो भी हो, उसमें जितने भी मोनोसैकेराइड के अणु हैं, डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड जो भी हो, उसमें जितने भी मोनोसैकेराइड के अणु हैं, अगर सभी का जो है मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में शामिल होगा, तो उसे बोल देंगे ये है अनअपचायी शर्करा। अगर कभी भी कार्बोहाइड्रेटों में मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में शामिल हो जाए, यहाँ पे दो मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन है, इसका पहला और इसका कौन सा, दूसरा, और दोनों ही किस में शामिल हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अगर यही होगा ना, कार्बोहाइड्रेटों में यदि मुख्य क्रियात्मक समूहों के कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में शामिल हो, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, अनअपचायी शर्करा कहा जाएगा। और अगर इनमें से कोई एक बच जाए, जो कि आगे देखेंगे आप लोग, अगर कार्बोहाइड्रेटों में जो है जितने भी मोनोसैकेराइड है, उनमें से कोई एक, किसी एक का मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में शामिल ना हो, तो उन्हें आप क्या कह देंगे, अपचायी शर्करा। थोड़ा मैं लिखवा दे रहा हूँ इसको, देखा यही बात है कि सुक्रोज को पूछ सकता है कि सुक्रोज को अनअपचायी शर्करा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों मोनोसैकेराइड के अणुओं के मुख्य क्रियात्मक समूहों के कार्बन या मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में क्या होते हैं, शामिल होते हैं।
तो मैं यहाँ अपचायी अनपचायी शर्करा के विषय में लिखवा रहा हूँ। अपचायी, ऐसा नोट में लिखवा दे रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स में यदि मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन, मुख्य क्रियात्मक समूहों के कार्बन या एनोमेरिक कार्बन जो भी कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के निर्माण में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में शामिल हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? अनपचायी शर्करा कहा जाता है। अनपचायी शर्करा कहा जाता है। और यदि मुख्य क्रियात्मक समूहों का कोई एक कार्बन, एक यहां लिख दे रहा हूं मैं, कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में शामिल न हो तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, तो उसे अपचायी शर्करा कहा जाता है। अपचायी शर्करा कहा जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसको थोड़ा सा आप इधर लिख देना ना, ये। इसके बाद आपको क्या पढ़ाया जाएगा? माल्टोज के बारे में पढ़ाया जाएगा। माल्टोज क्या देता है? आप ये चीज जानते रहिए, ये बना है सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। ये बनी हुई संरचना जो है, ये किसको दिखा रही है? ये अनपचायी शर्करा को दिखा रही है, क्योंकि इसमें मुख्य क्रियात्मक समूहों के कार्बन किस में शामिल है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के निर्माण में शामिल है। इसको आप बोल सकते हैं अनपचायी शर्करा। लेकिन आपने लिखा हुआ है कि जो माल्टोज है, लैक्टोज है, ये अपचायी शर्करा है। भाई क्यों है? समझे आप लोग? देखो, माल्टोज जो होगा जल अपघटन के बाद क्या देने वाला है? 2 अल्फा डी ग्लूकोज का अणु देने वाला है। तो अगर आप लेंगे माल्टोज, इसका कराइए जल अपघटन। सूत्र होता है C12H2211 अणुसूत्र। इसमें क्या करेंगे? कराइए जल अपघटन H+ की उपस्थिति में, या एंजाइम यूज कर सकते हैं आप। एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन होगा तो भी टूट जाएगा। आपको देगा क्या? C6H12O6 के 2 अणु ये देगा, लेकिन दोनों ही क्या होंगे? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होंगे। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, इसकी स्ट्रक्चर में बना लीजिए 2 अल्फा डी ग्लूकोज। OH कर सकते हैं आप लोग, OH OH, H लगा लीजिएगा, CH2OH। ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अगर साथ में ला दें दूसरा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का अणु, क्या होगा? यहाँ भी OH नीचे होगा, OH, ये OH, इधर OH हो जाएगा, H लगा लेंगे, ये CH2OH होगा। ठीक है, ये भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। H H H, यहाँ भी H,
ये होगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। देखो यहाँ पे भी भाई ये दोनों सेम है, एक दो तीन चार ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं। ये 5 कार्बन, ये 6 कार्बन, ऐसे यहाँ भी एक दो तीन चार, ये 5वां कार्बन है और ये 6वां कार्बन है। यहाँ पे क्या होता है, इस एक के पहले कार्बन का OH, मतलब इसका ये एनोमेरिक कार्बन है, और यहाँ पे इसका भी कार्बन पहला हो। जैसे ये है मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन इसमें, और इसमें ये है। लेकिन जब यहाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो इसका ये पहले कार्बन का OH और यहाँ इसका चौथे कार्बन का OH, जो कि मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन नहीं। यहाँ ये दोनों ही मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इसका एक का मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन शामिल है लेकिन दूसरे का बचा हुआ। तो अगर कोई एक किसी एक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट का बोल सकते हैं मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में शामिल ना हो तो उसे आप अपचाई कह सकते हैं। अब वही कन्वर्ट करेगा, ठीक है, वही फेलिंग टेस्ट ये सब देगा, सेफ रहेगा तभी, और शामिल हो जाएगा तो फिर नहीं दे पाएगा। तो यहाँ से आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐसा जोड़ सकते हैं, इसको आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। इसको आप क्या बोलेंगे पता है, इसको बोलेंगे अल्फा कौन सा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। भाई ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, ऑक्साइड लिंकेज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, एक के पहले कार्बन का OH, एक के चौथे कार्बन का OH, H2O निकाल लेंगे ना माइनस होके, चाहे तो बेसिक स्ट्रक्चर बना के फिर बनाइए, डायरेक्ट बना दे रहा हूं मैं। इसको आप बोल सकते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लिखिए फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, माल्टोज के विषय में आपको पढ़ा चुका हूँ ना, ये कौन सा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन जो है, एक कार्बन तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में शामिल है, और यहाँ पे इसका कार्बन जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में नहीं शामिल है, भाग नहीं ले रहा है। तो आप इसको क्या नाम देने वाले हैं, अपचाई शर्करा। सुक्रोज अनअपचाई होता है क्योंकि इसमें दोनों मुख्य क्रियात्मक समूहों के कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में शामिल होते हैं, ठीक है। इसको तो आप मिटा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्या है, लैक्टोज। जो लैक्टोज नहीं होता है वो क्या होता है, जल अपघटन के द्वारा बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज दो अणु देता है। बीटा डी प्लस गैलेक्टोज कह सकते हैं और बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि अगर आपने लैक्टोज लिया जिसको दुग्ध शर्करा कहते हैं ना, लैक्टोज फार्मूला होगा, डाइसैकेराइड्स का फार्मूला सेम है, C12H22O11। तो अगर इसका आप जल से क्रिया कराएंगे, H+ हो चाहे एंजाइम्स हो, तो क्या उत्पन्न करेगा, C6H12O6 का दो अणु उत्पन्न करेगा। जिसमें से एक होगा बीटा डी गैलेक्टोज और एक होगा बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। अब इसका अगर संरचना बनाए आप, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो देखो पहले बीटा डी गैलेक्टोज को छापना फिर बीटा डी ग्लूकोज को। तो मान लीजिए आपने लिख लिया ऐसे बीटा डी ग्लूकोज है, ऐसे इधर बीटा डी गैलेक्टोज लिखा जाएगा। इसमें क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोज में OH होता है ऊपर ना, OH। तो ये देखो ये होगा ना बीटा डी ग्लूकोज कैसे बनाएंगे, OH कर लेंगे, फिर यहाँ OH, ये OH होगा, ये इधर होगा CH2OH, ये से लगा लेंगे बाकी अपना ना, ये से जानते लगा लेंगे। ये कौन सा है, ये है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। गैलेक्टोज में जानते हैं क्या करें, बस आप ये पहला कार्बन है 1 2 3 4,
ये पांचवा है, ये छठवां है। चौथे कार्बन पर OH की व्यवस्था बदल देंगे, चौथे कार्बन पर OH की व्यवस्था बदल देंगे तो बीटा डी गैलेक्टोज हो जाएगा। तो आप यहां लिख लें इसको, किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पे OH रहेगा सेम, OH, ये OH रहेगा, इस OH को ऊपर कर दें आप, बाकी सब सेम रहेगा, CH2OH। अब देखो, ये चौथा कार्बन है, ये पहला कार्बन है, और दोनों में ये बीटा डी प्लस गैलेक्टोज है। अच्छा देखिए ध्यान से, इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन ये है, इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन ये है। देखिए एक तो फ्री हो जाएगा ना, जैसे इसका चौथा और पहला ये मिलके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे। इसका जो है ये कौन सा कार्बन, ये पहला कार्बन, ये चौथा कार्बन मिलके बनाएंगे, H2O निकाल लेंगे, H2O निकाल लेंगे। आप इनको जोड़ सकते हैं ऐसे ही, इस प्रकार से आप इन्हें जोड़ सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। बाकी OH वगैरह को लगा लेंगे, कहाँ OH लगने वाला है, ये OH रहेगा, ये इधर OH, ये इधर OH, ये इधर OH, ये इधर OH रहेगा, ऐसे इस प्रकार से व्यवस्थाएं रहेंगी। ये OH यहाँ रहेगा, और ये CH2OH, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ये कौन सा, ये पहला कार्बन है, ये इसका चौथा कार्बन है ना भाई, अंकन कर लेंगे। इसका नाम क्या होगा, बोलेंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये बन जाएगा, बना लेंगे आप। और ये भी कहाँ है, एक मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में नहीं शामिल है ना भाई। इसको भी आप क्या बोल सकते हैं, अपचायी शर्करा। ये क्या होगा, अपचायी शर्करा होगा। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, मतलब ये तो आपका डाइसैकेराइड खत्म है, लैक्टोज पढ़ लिया, माल्टोज पढ़ लिया, सुक्रोज पढ़ लिया। इसके बाद आप पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड के बारे में। और पॉलीसैकेराइड 3 ही पढ़ना है, कौन कौन सा, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। अब देखो ध्यान से, मैं बात करूं पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड में बहुत सारे मोनोसैकेराइड के अणु आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। पॉलीसैकेराइड में बहुत सारे मोनोसैकेराइड के अणु आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। 10 से ज्यादा होंगे, हजारों लाखों की संख्या में होंगे, मोर देन 100 होता है, 100 से अधिक सामान्य केस में। अब अच्छा देखो ध्यान से, यही बोला है कि पॉलीसैकेराइड में असंख्य मोनोसैकेराइड के अणु आपस में जो है परस्पर जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। और मोनोसैकेराइड निम्न प्रकार का पढ़ेंगे आप, पहला पढ़ेंगे स्टार्च, एक पढ़ेंगे सेलुलोज, फिर पढ़ेंगे ग्लाइकोजन। तो सबसे पहले स्टार्च की बात करें, जो स्टार्च है ये पौधों का प्रमुख संचित भोज्य पदार्थ। पौधे अपने भोजन को किस रूप में संचित करते हैं, स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। और ये किससे बना होता है, यह अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का बहुलक होता है। मतलब इनमें बहुत सारे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के अणु आपस में H बॉन्ड के द्वारा, H बॉन्ड नहीं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। यही बताया गया कि यह पौधों का प्रमुख संचित भोज्य पदार्थ होता है, तथा इसमें लिखना चाहिए था, नहीं चल ठीक है, तथा अनेक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज अणुओं का बना होता है, या बहुलक कहते हैं आप। अणुओं का क्या होता है, यहाँ अनेक हटा सकते हैं हम, लिख लो, तथा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज अणुओं का क्या होता है, बहुलक। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का बहुलक है स्टार्च, और इसके 2 घटक होते हैं। स्टार्च के 2 कह सकते हैं, स्टार्च खुद पॉलीसैकेराइड है, इसके 2 घटक होते हैं, वो भी पॉलीसैकेराइड होंगे। स्टार्च खुद पॉलीसैकेराइड है, इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है, एक है एमाइलोज है, एमाइलोपेक्टिन, इसके 2 घटक, ठीक है। जो एमाइलोज होता है यहाँ भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होगा, एमाइलोपेक्टिन में भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होगा, लेकिन जो एमाइलोज होता है यह स्टार्च का 15 से 20% भाग बनाता है, और शेष बचा हुआ भाग कौन बनाता है, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज स्टार्च का 15 से 20% भाग बनाता है, एमाइलोपेक्टिन शेष बचा हुआ 80 से 85% भाग बचेगा ना, उसको एमाइलोपेक्टिन बनाएगा। और यहाँ क्या होता है,
इसमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की 200 से 1000 अणु, ठीक है, 200 से 1000 अणु जो है आपस में जो है परस्पर सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। 200 से लेकर 1000 अणु जो है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के सीधी श्रृंखला में जुड़े रहते हैं और यह स्टार्च का 15 से 20% भाग बनाता है। बॉन्ड कौन सा होता है इसमें, याद रखने वाली बात है। एमाइलोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और यह जो है सीधी श्रृंखला में जुड़े होने की वजह से अल्फा डी प्लस ग्लूकोज अणुओं के सीधी श्रृंखला में जुड़े होने की वजह से यह जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। इस बात को जानते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ठीक है, कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, सीधी श्रृंखला में जुड़े रहते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के अणु और यह जल में विलय होता है। देखो फटाफट, तो यही देखो ध्यान से, एमाइलोज में क्या होता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के अणु सीधी श्रृंखला में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। एमाइलोपेक्टिन जो नहीं होता है, इसमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के अणु अल्फा 1,4 तथा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। अरे यार, अल्फा 1,4 तथा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ 2 बॉन्ड होता है, ठीक है, जो द्वारा जुड़े होते हैं और यह स्टार्च का 80 से 85% भाग बनाता है। ये जल में अविलय होता है, इसका मतलब मैं समझा रहा हूं। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं एमाइलोज की संरचना छापूं, एमाइलोज की संरचना जानते कैसे छापेंगे आप? इसमें क्या होता है ना, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के अणु कितने होते हैं, 100, मतलब कह सकते हैं 200 से 1000 होते हैं। उनको नहीं लिख सकते ना, ये संख्या तो नहीं लिख सकते आप, 2-3 छाप के समझ लो, ऐसे ही बनेगा। तो ऐसे ही जो है आप इस प्रकार से जो है बहुत सारे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का अणु लेंगे, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के बहुत सारे अणु रहेंगे, आपस में H बॉन्ड, जैसे ये बनेगा ना, ये एनोमेरिक कार्बन OH हो जाएगा, यहाँ इसका OH और यहाँ इसका OH और यहाँ OH, यहाँ OH ऐसा रहेगा ना, और यहाँ OH नीचे हो जाएगा और यहाँ भी OH नीचे। फिर ये इसको छापेंगे, OH नीचे रहेगा और इस कार्बन पर OH ऊपर हो जाएगा, CH2OH, यहाँ भी क्या रहेगा, CH2OH, यहाँ भी क्या रहेगा, CH2OH, ये OH रहेगा ना, और यहाँ पे इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा ना, OH, ये OH। ऐसा देखो, ऐसे बहुत सारे अणु जुड़े रहे, कौन से बॉन्ड बनाएंगे, अल्फा, मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे। तो आप इनको ना इसमें से H2O निकाल के O से जोड़ लीजिए, आप इनको O के थ्रू जोड़ सकते हैं, ऐसे O से जोड़ लें, आप इसको भी जोड़ सकते हैं, O से जोड़ सकते हैं इस प्रकार से, ये भी बनाएगा। जैसे अब इसके आगे भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा ना, तो आप वहां भी ऐसा बना के छोड़ दीजिए, ये आगे बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा, आगे भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी क्या मिलेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। भाई ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, इधर आप अंकन कर सकते हैं, पहला कार्बन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां है, ये 6वां है। ऐसे यहाँ भी पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, 6वां है। यहाँ भी क्या है, ये पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, 5वां होगा, 6वां होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ना कि एनोमेरिक कार्बन जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में शामिल, मतलब मुख्य क्रियात्मक समूह का जो कार्बन है वो यहाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में शामिल है ही। यहाँ देखिए ये भी शामिल है, ये भी, यही तो है एनोमेरिक मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन, यहाँ ये शामिल है, यहाँ भी शामिल है भाई, ये भी शामिल है। यहाँ पहले कार्बन जो होगा वही मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन होगा अल्फा डी ग्लूकोज में। तो आप देखिए स्वतंत्र नहीं है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इधर बनेगा, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आगे बनता चला जाएगा और यहाँ पे सीधी श्रृंखला में जुड़े रहेंगे, ऐसे जुड़ते रहेंगे। और इस लिंकेज को आप क्या नाम देने वाले हैं, ये जो बनेगा, ये जो यहाँ बन रहा है, इसको आप क्या बोलेंगे, अल्फा, क्या बोलेंगे भाई, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ पा रहे हैं आप लोग, ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। जो आपका एमाइलोपेक्टिन नहीं बनेगा, वहां पे
मतलब 1,4 बनता है, साथ में 1,6 बनता है। वो कैसे बनता है समझें आप लोग। अगर मैं बात करूं एमाइलोपेक्टिन की संरचना की बात करूं, एमाइलोपेक्टिन की संरचना कैसे बनाएंगे आप। पहले आप ऐसे नॉर्मली देखो, ऐसे जोड़ लीजिए आप, इस प्रकार से आप जोड़ते चलिए। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपने जोड़ लिया ना, बाकी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा ना उधर भाई, ये भी इधर भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, इधर भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बाकी जो समूहों की व्यवस्था है OH OH, यहाँ भी होगा CH2 OH, और यहाँ भी क्या है देखो OH रहेगा, OH रहेगा, ये आपका क्या मिलेगा CH2 OH। यहाँ बात करें OH, ये OH यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा CH2 OH। ऐसे यहाँ भी 1,4 होता है, 1,4 के अलावा यहाँ 1,6 जानते कैसे बनता है। एक और बना लीजिए आप ऊपर से, यहाँ हेडिंग कर लेंगे आप, ऐसे ही बता रहा हूँ, आप इस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे इस कार्बन का OH नीचे हो जाएगा ना, यही अल्फा होगा भाई, नीचे रहेगा ये OH, ये OH नीचे रहेगा, ये OH थोड़ा इधर लाके बना दिया, ऐसा बनेगा। और यहाँ भी जो है ना CH2OH, और इस प्रकार से आप यहाँ भी चाहे तो 3 स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऐसे इस प्रकार से। ये तो 1,4 है ना, ये 1,4 मिलेगा, ऐसे यहाँ भी आगे बना लेंगे। लेकिन इसके अलावा ना यहाँ पे ये छठवां कार्बन है, अंकन कर सकते हैं आप। जैसे मान लो ये एक 1 2 3 4 5 6, और ये इसका पहला कार्बन है, इसके पहले कार्बन इसके छठवें कार्बन के बीच में जो है ये OH OH मिलकर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, ये जैसे ना इसका छठवां कार्बन को OH, इसके पहले कार्बन को OH क्या बनाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा 1,4 1,6 ना, यहाँ तो अल्फा 1,4 मिलेगा मिलेगा, यहाँ दोनों स्ट्रक्चर में क्या मिल रहा है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके अलावा जानते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको ऐसे जोड़ सकते हैं आप चाहे तो सीधा जोड़ लीजिएगा आप लोग, इसको एग्जैक्ट पीछे ला दीजिएगा, इसको थोड़ा सा पीछे करके एकदम सीधा जोड़ लेंगे ऐसे ही। ये क्या मिलेगा आपको अल्फा कौन सा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका क्या बनेगा, इसको ना, इसको देखो ये सीधा लिंकेज है और इसको तिरछा लिंकेज बोलते हैं, तिर्यक लिंकेज। जैसे ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का सीधा लिंकेज मिला है, सीधा जुड़ाव है, और ये इसका कौन सा लिंकेज होगा, इसको बोलते हैं क्रॉस लिंकेज, और इसी क्रॉस लिंकेज या तिर्यक बंध बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में तिर्यक बंध। इसी क्रॉस लिंकेज की वजह से ये जल में अविलीन होता है, ये सीधी श्रृंखला में जल में घुलनशील होता है। यहाँ यही क्रॉस लिंकेज की वजह से जो एमाइलोपेक्टिन होता है, इसको लिख सकते हैं एमाइलोपेक्टिन की संरचना। एमाइलोपेक्टिन की संरचना, ये जल में अघुलनशील होता है इसी वजह से, इस क्रॉस लिंकेज की वजह से। लिखो फटाफट, देखो अगली अगली जो है बहुलक की कैटेगरी में अगला जो पढ़ेंगे वो होगा सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, यह पौधों की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक होता है, ठीक है, और यह किससे बना होता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज का बहुलक होता है। ये था जो आपका अभी आपने एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन पढ़ा है कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के बहुलक होते हैं, या स्टार्च कह दो कुल मिलाकर, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का बहुलक होता है। और स्टार्च का अधिकांश भाग जल में क्या होता है अविलेय, 80 से 85% भाग जल में क्या होता है अविलेय होता है। और यह जो है बीटा डी प्लस ग्लूकोज का ना रेखीय बहुलक लिखेंगे आप, बीटा डी प्लस ग्लूकोज का क्या होता है रेखीय बहुलक। बहुत सारे बीटा डी प्लस ग्लूकोज हम ऐसे एक ही रेखा में जुड़े हुए पाए जाते हैं,
एक ही रेखा में से जुड़े हुए पाए जाते हैं। अब देखो ध्यान से बनाया जाए, संरचना बनाए आप, बीटा डी प्लस, वही सेलुलोज की संरचना। जानते हैं इसमें क्या होता है? आप बीटा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाइए, वो एच ऊपर होगा ना भाई, ये इस प्रकार से रहेगा। और यहाँ पे OH कर लेंगे, CH2OH। इसके बाद यहाँ जब बनाएंगे ना, थोड़ा सा नीचे है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाएंगे आप ना। नीचे यार सही नहीं डायग्राम, ये OH ऊपर रहना है, बाकी सब छाप लेंगे। ऐसे यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह को छाप लें आप। यहाँ OH छापेंगे आप। आप लगा सकते हैं CH2OH। देखो ध्यान से, ये सभी जो है बीटा डी प्लस ग्लूकोज का अणु है ना भाई, OH ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, CH2OH रहना है। यहाँ पे क्या है, ये ना, ये पहला कार्बन होगा आपका। ये कौन सा कार्बन होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ऐसे यहाँ भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। जानते हैं यहाँ पे क्या होता है कि पहले कार्बन का और चौथे कार्बन का OH मिल गया ना, H2O निकाल के आपस में ऐसे H बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है, ऐसे जोड़ सकते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको आप बोलेंगे बीटा, कौन सा 1,4 है ना, ये बीटा डी ग्लूकोज है। और कौन सा, एक पहला, एक चौथा है। और इसका भी मिलेगा ना, ऐसे बहुत सारे जुड़ेंगे ना, ऐसा नहीं कि एक जुड़ेगा, ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। जैसे ये पहले कार्बन इसका चौथा कार्बन देगा, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से जो है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसका पहला है, तक कोई जो अगला ग्लूकोज आएगा बीटा डी, उसका चौथा होगा, इसका चौथा है, तो अगला जो आएगा उसका पहला होगा। ये बनेगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऐसा यहाँ भी आप जोड़ लेंगे ना, ये पहला चौथा ऐसा जोड़ लेंगे, इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। इसको क्या मिलेगा? ये भी मिलेगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये सीधी श्रृंखला में से जुड़े रहते हैं। देखो फटाफट, देखो अगली बात करें किसकी भाई, ग्लाइकोजन की बात किया जाए ना, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जो होता है, यह क्या होता है? जंतुओं का प्रमुख संचित भोज्य पदार्थ होता है। और इसकी संरचना किसके समान होती है? एमाइलोपेक्टिन के समान होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है किसके समान होती है? एमाइलोपेक्टिन। ये भी क्रॉस लिंकेज होता है, ठीक है, के समान होती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? प्राणी स्टार्च या जंतु स्टार्च कह सकते हैं। प्राणी स्टार्च कहें चाहे क्या कह सकते हैं, जंतु स्टार्च। मतलब स्टार्च के समान है, एमाइलोपेक्टिन स्टार्च का ही भाग है। क्योंकि जंतुओं में संचित है इसलिए इसको जंतु स्टार्च कह सकते हैं, ठीक है। अब ग्लाइकोजन मुख्य रूप से कहाँ संचित होता है भाई? इसका संचय मुख्य रूप से कहाँ होता है? यकृत, मांसपेशी, मस्तिष्क, इन सब भागों में होता है। यकृत में होता है, मांसपेशियों में होता है, मस्तिष्क में इसका संचय मुख्य रूप से होता है। अब बात करें अगला पॉइंट जो होगा, कार्बोहाइड्रेटों का महत्व। भी कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा, ये पढ़ने के बाद कार्बोहाइड्रेट खत्म, पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेटों के महत्व में सबसे पहला पढ़ेंगे कि हमारे भोजन के प्रमुख अवयव कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं।
अधिकांश मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट पौधों में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में किसके रूप में भाई, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। इस कार्बोहाइड्रेट का महत्व है। अगली बात है, पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और सेलुलोज का उपयोग कहाँ होता है, फर्नीचर्स में होता है और वस्त्रों के निर्माण में होता है। जो सेलुलोज है इसका उपयोग कहाँ होता है, फर्नीचर्स में होता है और वस्त्रों के निर्माण में होता है। अगला बात है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में दो प्रकार के शुगर पाए जाते हैं, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज शुगर कहाँ पाया जाता है, आरएनए में। डीऑक्सीराइबोज शुगर कहाँ पाया जाता है, डीएनए में। तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर ये एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं और इनको ना ये जो है एल्डोपेंटोज शुगर होते हैं। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज कैसे शुगर होते हैं भाई, एल्डोपेंटोज होते हैं। राइबोज व डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, लिख रहे फटाफट, राइबोज शुगर कर लीजिएगा।